हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अष्टांग हृदय का दूसरा अध्याय जिसका नाम है दिनचर्या। और इस दिनचर्या के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या बनाया गया है जो अष्टांग हृदय में बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है 2 घड़ी रात्रि शेष, दूसरा ऑप्शन है 4 घड़ी रात्रि शेष, तीसरा ऑप्शन है 3 घड़ी रात्रि शेष और चौथा ऑप्शन है 5 घड़ी रात्रि शेष। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय बताया गया है वह 4 घड़ी रात्रि शेष को बताया गया है। 4 घड़ी का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 36 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 36 मिनट जो होता है, जो समय होता है उसको बोला जाता है 4 घड़ी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा दूसरा सही होगा। वैसे मुहूर्त की अगर बात करें तो 48 मिनट को एक मुहूर्त कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, मल मूत्र का त्याग दिन के समय किस दिशा में करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उत्तर दिशा, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण, तीसरा ऑप्शन है पूर्व, चौथा ऑप्शन है पश्चिम। तो इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर है उत्तर दिशा में। जो दिन के समय बताया गया है तो दिन के समय मल मूत्र का त्याग उत्तर की दिशा में मुख करके करते हैं, जबकि रात्रि के समय दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे दिन के समय पूछा गया था तो दिन के समय क्या हो जाएगा, उत्तर की दिशा में। और यह भी एक नियम बताया गया है, जब भी मल का उत्सर्जन करें तो उस समय क्या करना होता है, हमें दिशा के अनुसार तो पता ही चल गया कि दिन के समय, इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं DU, यानी कि दिन के समय उत्तर की दिशा में। ठीक है, और रात के समय में दक्षिण की दिशा में। और मल उत्सर्जन करते समय मौन रहना चाहिए, कोई अन्य काम नहीं करना चाहिए, वस्त्र धारण किए रहना चाहिए और सिर को ढक करके मल का मूत्र का उत्सर्जन करना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, दंत धावन हेतु दातुन की लंबाई कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है 4 अंगुल, दूसरा ऑप्शन दिया है 12 अंगुल, तीसरा ऑप्शन दिया है 10 अंगुल और चौथा ऑप्शन है 8 अंगुल। तो इसमें से सही आंसर बताइए कौन सा है। इसमें से सही आंसर है सेकंड, 12 अंगुल। दंत धावन हेतु 12 अंगुल दातुन की लंबाई होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, नीम दातुन का रस होता है, जो नीम होता है, नीम का दातुन, उसमें किस प्रकार का रस होता है। पहला होता है अम्ल, दूसरा है कसाय रस, तीसरा है कटु रस और चौथा है तिक्त रस। तो जो नीम का दातुन होता है, इसमें से सही ऑप्शन देखेंगे तो सही ऑप्शन है आपका फोर्थ, तिक्त रस। जो नीम का दातुन होता है उसमें तिक्त रस प्रधान होता है, जबकि जो करंज होता है, करंज में कटु रस प्रधान होता है। और जो खादिर होता है, खादिर का दातुन, उसमें कसाय रस प्रधान होता है और मधुर रस प्रधान होता है महुआ। अगर महुआ का दातुन यूज करते हैं तो उसमें होता है मधुर रस। तो इस प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, सौविरांजन का प्रयोग कब करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है 5वें दिन, दूसरा ऑप्शन है 7वें दिन, तीसरा ऑप्शन है 8वें दिन और चौथा ऑप्शन है नित्य प्रयोग। तो जो सौविरांजन होता है, सौविरांजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए। और उसी तरह से एक और रंजन होता है जिसका नाम होता है रसांजन। तो रसांजन का प्रयोग जो होता है वह प्रत्येक 7 दिन के बाद करना चाहिए। ठीक है, तो रसांजन का 7 दिन के बाद और सौविरंजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अंजन से पहले करनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है धूमपान, दूसरा ऑप्शन दिया है तांबुल सेवन, तीसरा ऑप्शन है गंडूस और चौथा ऑप्शन है नावन। नावन यानी कि नस्य कर्म। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, धूमपान, तांबुल, गंडूस और नावन, ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं अंजन के बाद होती है। ठीक है, लेकिन इसमें ये पूछा है कौन सी प्रक्रिया अंजन से पहले करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। ठीक है, और इसका सही आंसर जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी इसमें से जो भी ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शन जो है ये अंजन से बाद की प्रक्रिया है। और अंजन से पहले वाली जो भी प्रक्रिया है उन सभी प्रक्रियाओं को आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, किस ऋतु में आधी शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए।
आधा शक्ति तक व्यायाम का मतलब क्या हो गया, आप जितना भी व्यायाम कर सकते हैं तो उसका आधा ही व्यायाम करिए, ठीक है। ज़्यादा समय तक व्यायाम नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं आधे शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। तो इसके लिए स्पेसिफिक ऋतु बताया गया किस ऋतु में, तो यहाँ पे शरद ऋतु ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा है वर्षा ऋतु, तीसरा है ग्रीष्म ऋतु और चौथा अंत ऋतु। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है, सही आंसर कौन सा होगा। तो आधी शक्ति से व्यायाम करने का जो प्रक्रिया है वह वसंत ऋतु में बताया गया, वसंत ऋतु, इसके अलावा हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इन 3 ऋतुओं में आधी शक्ति से कम का व्यायाम करना चाहिए, जबकि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा और शरद ऋतु में बहुत ही अल्प व्यायाम करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन है 4th वसंत ऋतु। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, जीविका के लिए क्या आवश्यक है। जीविका मतलब हो गया अपना जीवन यापन करने के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन दिया है कृषि, दूसरा दिया है व्यापार, तीसरा है पशुपालन और चौथा है सभी। तो जीवन को यापन करने के लिए कृषि, व्यापार और पशुपालन सभी आवश्यकता है जिससे कि आपका जीवन यापन हो सके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, मुख दुर्गंध नाशक हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है तांबुल, दूसरा ऑप्शन है कवल, तीसरा ऑप्शन है गंडूस और चौथा ऑप्शन है धूम्रपान। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो इसमें से सही आंसर है आपका कवल। कवल देखिए होता क्या है, कवल में क्या करते हैं, जैसे मुख में इतना पानी भरते हैं कि उस पानी को इधर उधर घुमा सकते हैं, तो उसे कवल कहते हैं। और गंडूस क्या होता है, गंडूस में कोई भी स्नेह द्रव्य या उष्ण जल को लेकर मुख में इतना भरते हैं कि इसको उधर उधर घुमाया न जा सके, यानी कि असंचारी भाव में होता है तो वह गंडूस होता है। अगर संचारी भाव में है तो कवल होता है, ठीक है। तो कवल से क्या क्या फ़ायदा होता है, अरुचि जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद से मुख से अगर लार का स्राव ज़्यादा हो रहा है तो भी ख़त्म हो जाता है, और मुख से दुर्गंध अगर आ रही हो तो दुर्गंध खत्म हो जाता है। तो यह कवल के फ़ायदे हैं। वही अगर गंडूस की बात करें तो अगर किसी का होंठ फट रहा है तो अगर गंडूस करेगा तो होंठ का फटना सही हो जाएगा, दांत का कोई रोग है तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ़ायदा हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 कवल, क्योंकि मुख दुर्गंध नाशक हेतु कवल की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, आदान काल के अंतर्गत कौन सा ऋतु नहीं आता है। पहला ऑप्शन है वसंत ऋतु, दूसरा ऑप्शन है शिशिर ऋतु, तीसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु और चौथा है ग्रीष्म ऋतु। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। देखिए 2 तरह का काल होता है, एक होता है आदान काल और एक होता है विसर्ग काल। यहाँ पे आप दिनचर्या वाले चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पे एक टेबल बनाया है, उस टेबल को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो आदान काल के अंतर्गत आता है शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएँ आती है। और जो विसर्ग काल होता है उसके अंदर वर्षा, शरद, हेमंत, ये 3 ऋतु आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आदान काल के अंतर्गत कौन सी ऋतु नहीं आती है, तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म जो होगा ये आदान काल के अंतर्गत हो जाएगा। और वर्षा ऋतु होता है आदान काल के अंतर्गत नहीं आता है, विसर्ग काल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, जिह्वा निर्लेखन हेतु जिह्वा की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अभी इससे पहले वाला प्रश्न हमने जो देखा था सबसे शुरू में कि जो दातुन की लंबाई होती है वह दातुन की लंबाई मैंने आपको बताया था। अब दातुन करने के बाद से हम लोग जीभ को साफ़ करते हैं, जिह्वी जिसे बोलते हैं, तो उस जिह्वी की लंबाई भी आयुर्वेद में बताया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है 8 अंगुल, दूसरा ऑप्शन है 12 अंगुल और तीसरा ऑप्शन है 10 अंगुल और चौथा ऑप्शन है 15 अंगुल। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो 12 अंगुल तो आपको पता है, 12 अंगुल दातुन की लंबाई होती है, तो 12 ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा 8, 10 और 15 में से सही आंसर है। तो देखिए जो जिह्वा की लंबाई होती है तो जिह्वा की लंबाई को बताया गया है 10 अंगुल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गूगल प्ले स्टोर पर PJ.BM एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से बहुत सारे आप क्वेश्चन इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर और भी बहुत सारे PDF नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप अपने स्टडी को और अच्छा बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।